हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चेतना शर्मा और मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीबीएसई क्लास 8th का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंग्लिश बाबा चैनल के थ्रू। ये चैप्टर 1 है और आप इंग्लिश बाबा का नंबर नोट कर सकते हैं 8059041145 और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। समझने के सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि जो भी हम तीनों टाइम का इतना टेस्टी फूड खा रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, दाल, राइस, वीट, फ्रूट्स, ये सब आया कहाँ से, कैसे उगाया जाता है, इस सारी प्रोसीजर को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये समझने से पहले कि वो सब आया कहाँ से, हमें कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स देखने हैं। 7.7 बिलियन ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, जो कि डे बाय डे प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 1.37 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है और आप तो जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही है। 11% वर्ल्ड के लैंड में, आउट ऑफ एंटायर लैंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया के 11% ही लैंड को हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। कल्टीवेशन क्या है, क्या होता है, ग्रो करना क्रॉप्स को, क्या एग्रीकल्चर क्या होता है, आप इस वीडियो में समझिएगा। 159.7 हेक्टेयर्स इंडिया का लैंड है जिस पे हम कल्टीवेट करते हैं और देखा जाए तो वो दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है कल्टीवेशन में? जी हाँ, हमारे देश का आधा 159.7 हेक्टेयर लैंड यूज़ किया जाता है कल्टीवेशन के लिए। पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कल्टीवेशन है क्या और इसका मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ टर्म नॉलेज और सीख लेते हैं ताकि हमें पूरा चैप्टर में समझने में आसान हो जाए। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। कृषि क्या है? क्रॉप्स को उगाना और उनसे जुड़े जानवरों को नर्चर करना, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उनसे हमारा अपना काम लेना। आप तो जानते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो हमें एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। क्रॉप्स क्या होता है? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल। मतलब अगर हम वीट उगा रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, तो हम बहुत बड़े स्केल पे अगर उसे उगा रहे हैं तो वो एक क्रॉप है। ऐसे ही राइस को भी उगा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे, तो वो एक क्रॉप है। कल्टीवेशन, उन्हें उगाना कल्टीवेशन हो जाता है, उन्हें ग्रो करना कल्टीवेशन है। आप जानते हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर हम तो अपना खाना क्लोरोफिल अपनी बॉडी में लेकर के अपने खाना खुद नहीं बना सकते। हमें जितनी भी हेल्प मिलती है वो प्लांट्स के थ्रू मिलती है। नाउ सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो भी क्रॉप हम लार्ज स्केल पे कल्टीवेट कर रहे थे, जो भी क्रॉप हम लार्ज स्केल पे उगाने की कोशिश कर रहे थे, वो दो तरह की होती हैं। इंडिया में खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप है। खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाता है। रेनी सीजन क्यों? क्योंकि इन क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, तो ये हमारे रेनी सीजन मतलब जून टू अक्टूबर के मंथ में उगाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है: पैडी, सोयाबीन, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। क्योंकि इन्हें पानी की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो फिर ये नवंबर टू अप्रैल के मंथ में उगाए जा सकते हैं। अब आप सोचिए, हमारे किसान, हमारे फार्मर्स कितनी मेहनत करते हैं और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कौन से टाइम पे, कौन से सीज़न में हमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है, कल्टीवेट करना है। सो जून टू अक्टूबर इट इज़ खरीफ क्रॉप एंड नवंबर टू अप्रैल इट इज़ रबी क्रॉप्स। सो एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स के उदाहरण है वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिंसीड। क्वेश्चन आया, अब आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है? हम जानते हैं कि नॉर्मली जब हम अपने गार्डन में जाकर के किसी
फ्लावर या किसी भी तरह का पौधा उगाना चाहते हैं तो उससे पहले हम जाके डायरेक्ट उगाने नहीं चले जाते। हम क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई करने के बाद हम बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, आसपास की जितनी भी सॉइल है उसको, उसके पास से एक्स्ट्रा जितने प्लांट्स हैं उन्हें निकाल करके बाहर फेंकते हैं। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हमें किसानों से ही सीखने को मिली है, पर उनके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कल्टीवेट करने या लार्ज स्केल पे और बड़ी है, और क्या क्या है वो हमें समझना है। फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम गार्डनिंग करने जाते हैं, अपने आंगन में कोई भी पौधा लगाने जाते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, गुड़ाई करते हैं। मतलब हम सॉइल की नीचे की लेयर को उठा करके पलट करके उथल पुथल कर देते हैं, ताकि उसमें जितने भी मिनरल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। इस मिक्सिंग को और उनकी लेयर भी ऊपर से नीचे हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, लूजनिंग ऑफ सॉइल या टर्निंग ऑफ सॉइल या टिलिंग एंड प्लगिंग। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक किसान बैलों की मदद से वही कर रहा है, और ट्रैक्टर की मदद भी ले सकते हैं अगर हम उस काम को बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जब हमने ये प्रिपरेशन करी है सॉइल की, सॉइल का प्रिपरेशन मतलब हमने उसे जब लूज़ किया है, तो उसके लिए हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स या इक्विपमेंट्स चाहिए रहते हैं। तो आप जानते हैं प्लग। इस पिक्चर को देखिए ध्यान से, इसमें बीम लगा हुआ है, प्लग शेफ्ट है। इसकी हेल्प से इन दोनों बैलों से इसे कनेक्ट करके और हम हल जोतना, जिसे आपको मालूम होगा, देखा ही होगा, ये है हो। इसकी हेल्प से भी हम ये दूसरा इक्विपमेंट है, इसकी हेल्प से भी हम लूजनिंग ऑफ सॉइल कर सकते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं कि ये है कल्टीवेटर। इसे अटैच कर लेते हैं हम अपने ट्रैक्टर पे, और ये लार्ज स्केल पे हमें प्रिपरेशन कर देता है सॉइल की टिलिंग या प्लगिंग के पर्पस से। अब हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि प्लगिंग करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई प्लॉइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम है कि हम सांस ले रहे हैं, खुली हवा में जाते हैं, पर पौधों को सांस मिल रही है उनकी रूट से, उनकी जड़ों से, जो कि ज़मीन की तह तक नीचे पेनिट्रेटेड रहती है। वहीं से उन्हें मिनरल्स मिलते हैं, वाटर मिलते हैं, और वहीं से वो सारे वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो जब हम प्लगिंग करते हैं, जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, तो वो रूट्स के लिए ईजी हो जाता है कि वो वहाँ से सांस ले सकें। और जब मिनरल्स मिक्स हो जाएंगे, ऊपर के मिनरल्स नीचे, नीचे के मिनरल्स ऊपर, तो उनके लिए आसान हो जाता है रूट्स के लिए प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड करना एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और आप जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी प्रमोट करता है और हमस ऐड करता है सॉइल को। अब ये हमस क्या हो गया, थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, और सॉइल की अपनी भी एक नेचुरल मैन्योर प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेचुरल ऐड तो मैन्योर करना इम्पॉर्टेंट है ही हमारे लिए, और ये हम प्लॉगिंग के थ्रू करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम चैप्टर 2 में ज़रूर पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप आया सोइंग, और फोर्थ स्टेप आएगा हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का ऐड करना। अब सोइंग क्या है, आपने आशीर्वाद आटा का ऐड तो देखा होगा। एक और ऐड आता है सिलेक्ट आशीर्वाद का, जिसमें बहुत ही ध्यान से दिखाते होंगे कि ये बहुत ही सुंदर सा एक गेहूं का बीज है, वीट का, द सीड ऑफ द वीट, और उसके कहते हैं कि ये क्वालिटी सीड सिलेक्ट करा गया है, उससे हमारा आशीर्वाद आटा बना है। अब ये क्वालिटी सीड का सिलेक्शन कैसे किया, तो उसको देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो बीज बोने जा रहे हैं जिस प्लांट के लिए, तो सीड का क्वालिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे प्लांट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब सीड देखना है अगर आपको कि वो कितना अच्छा है, तो आप एक बोल में पानी लें, उसके ऊपर सारी सीड्स को डाल दें। जो ऊपर फ्लोट कर रही होगी सीड, वो बेकार है, क्योंकि वो अंदर से खोखली है, हॉलो है। और जो नीचे सिंक हो जाएगी, जो बॉटम में बाउल के नीचे बैठ जाएगी, वो अच्छी सीड है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। गार्डनिंग करने का अगर आपको शौक़ है, प्रोसीड फर्दर, जाइए, चेक करिए, अच्छी सी सीड चुनिए और लगाइए। Sowing of seeds should be done at better distance so that when they grow they have enough space. अच्छा,
हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने 2 बीज जब बोए तो उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, ताकि जब उनमें रूट्स डेवलप होंगी तो उनमें मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, और बाद में जब ग्रो करे तो उनको अपनी अपनी स्पेस भी मिलनी चाहिए। समझ आया ना? सोइंग ऑफ सीड्स क्या होता है? एडिंग सीड्स टू द सॉइल। फिर से क्वेश्चन आया। अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाउ डू वी सिलेक्ट द बेस्ट सीड्स फॉर सोइंग? कैसे हम सबसे अच्छा सीड का सिलेक्शन करते हैं, और जड़ों को सांस लेने के लिए हवा कहाँ से मिलती है? हाउ रूट्स गेट एयर टू ब्रीथ। सोइंग करने के लिए भी हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स हैं। पहला है फनल और दूसरा है सीड ड्रिल। पहले हम फनल पढ़ लेते हैं। आप देख रहे होंगे फनल में यहाँ पे उन्होंने फ़नल का इस्तेमाल किया हुआ है। 2 फार्मर्स लगे हुए हैं और वहाँ फ़नल में से सीड्स को ऐड कर रहे हैं, और वो प्लगिंग होते होते साथ साथ सीड्स भी ऐड होते जा रहे हैं। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग वेरी शार्प एंड्स। दीज एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस द सीड्स देयर। क्या होता है इसमें कि जब एक सीड्स बहुत सारी डाली तो ये वाला एरिया पियर्सिंग कर देता है, किसकी? सॉइल की, और वहाँ बहुत शार्प होता है, इसलिए वो पियर्स करते हुए जाता है और यहाँ से सीड आपकी इजीली चली जाती है ज़मीन के अंदर। दूसरा तरीका सीड ड्रिल का है। जैसे बताया कल्टीवेटर के लिए, कल्टीवेटर भी जुड़ जाता है प्लगिंग के लिए, उसी तरीके से सीड ड्रिल भी ट्रैक्टर में ऐड हो जाता है, पीछे अटैच हो जाता है एक अटैचमेंट की तरह, और हम यहाँ पे सीड को फिल कर सकते हैं, और फिल करने के बाद ये इजीली हमारे लिए डिगिंग करता है, खुदाई गुड़ाई करते हुए और सीड्स को ऐड करते हुए चला जाता है। और सबसे आसान है इसमें कि वो एक डिस्टेंस को मेंटेन रखता है। is used for sowing with the help of tractors. This sows the seed uniformly at equal distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सीड को सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर से हम सॉइल को कवर भी करते जाएं, ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए और चिड़ियों का खाना ना बन जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग के बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जैसे मैंने आपको बताया हमस या ह्यूमस। ह्यूमस एक नेचुरल मैन्योर है जो कि सॉइल में अपने आप होता ही है, नेचुरली प्रेजेंट होता ही है, पर कभी कभार क्या होता है कि वो सफिशिएंट नहीं होता उस प्लांट को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो हमें उसको और एक्स्ट्रा खाना प्रोवाइड कराना है, बहुत अच्छी डाइट देनी है उस बीज को, उस सीड को, ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड करना ही मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करना कहलाता है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एक तरह का खाना खा कर तो आप भी पक जाओगे, तो पौधों को भी कुछ नया देते हैं ताकि उन्हें भी ग्रो होने में आसानी हो और वो हेल्दी ग्रो हो सकें। अब हम जानते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र इज़ एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र एक अकार्बनिक मिश्रण होता है। और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज़ द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज़। फर्टिलाइज़र तो अकार्बनिक सॉल्ट हो गया जिसे हमने फैक्ट्री में बनाया, और ये फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं देता सॉइल को, लेकिन न्यूट्रिएंट्स दे देता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब मैन्योर क्या करता है कि मैन्योर हमें मिला गोबर और हमारे ह्यूमन वेस्ट से। आप जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को मरने के बाद दफना देते हैं डीप इन द सॉइल, नीचे खूब दफना देते हैं, जानवरों को भी, उनका भी डिकम्पोज हो जाते हैं, और वो डिकम्पोज होने के बाद सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने लग जाते हैं। उसके साथ साथ आपके किचन में जितना भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के छिलके हैं, आप उनको इकट्ठा करके भी सॉइल में गाड़ सकते हैं, ताकि वो हमें न्यूट्रिएंट्स दे सकें और वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं।
मैन्योर को इसीलिए इस तरह से डिगिंग करके प्लांट का वेस्ट या फिर आपके वेजिटेबल फ्रूट का जो किचन का वेस्ट होता है उसको सॉइल के अंदर गाड़ करके मैन्योर बनाया जाता है। हम काऊ डंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट इज़ अ वेरी गुड मैन्योर। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस प्रोवाइड करा देते हैं हम ऊपर से, मैन्योर ऐड करके सॉइल को अलग से हम ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसलिए क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बनाया गया है तो हाँ, वो एक लिमिट तक ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकता है ग्रो कराने के लिए, पर हम उसके ऊपर फिर फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं जो डायरेक्टली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज अ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड करा देगा। नाउ अगेन द क्वेश्चन टाइम। आपको बताना है कि क्या ऑर्गेनिक है, मैन्योर कि फर्टिलाइज़र। वेरी इजी ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। व्हाट आर द टू ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ सोइंग। आपको मालूम है मैंने बीज बोने के आपको 2 तरीके बताए, आपको बस उन 2 तरीक़ों का नाम इस कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। जैसे मैंने बताया कि मैन्योर को हम ज़मीन में ही बना रहे हैं और उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जितने फर्टिलाइज़र में होते हैं, लेकिन मैन्योर का एडवांटेज भी बहुत है। वो क्या है कि इट इन्हेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब पानी को अपने अंदर बांधने की शक्ति को बढ़ा देता है, सॉइल में पानी को बांधने की शक्ति को बढ़ाता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजीली। अगर सॉइल थोड़ी पोरस, पोरस माने छिद्र, अगर पोरस रोम छिद्र खुल जाएंगे अगर सॉइल के, तो उसमें से गैसेस का आदान प्रदान ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी पौधों की जड़ें सांस लेती रहें। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। आप जानते हैं अर्थवॉर्म, केंचुआ तो आपको मालूम होगा ना, बारिश के सीज़न में आपने देखा भी होगा। बारिश के सीज़न में जो केंचुए आकर के हमारे गार्डन में अपना घर बना लेते हैं, वो हमारे गार्डन के लिए बहुत बड़े फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा सॉइल को डिग करते हैं और दूसरे छेद में से बाहर निकल आते हैं। वो एक पोरस, सॉइल को पोरस बनाने में हेल्प करते हैं और वो हेल्प भी करते हैं कि हमारे सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज बना रहे। और इन सब चीज़ों के होने के बाद हमारे सॉइल का टेक्सचर तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन इज़ नथिंग बट एडिंग अ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पानी देना भी ज़रूरी है हमें सॉइल को, ताकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हमेशा बना रहे ग्रो करने के लिए। आपको मालूम है कि सीड को जर्मिनेशन के लिए या सीड को ग्रो होने के लिए वाटर भी ज़रूरी है। तो इरिगेट करना, इतने लार्ज स्केल पे इरिगेशन मतलब वाटर प्रोवाइड करना, कैसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में करते हैं, लेट्स सी। हमारे लिए एग्रीकल्चरल बेसिस पे, लार्ज स्केल के बेसिस पे इरिगेशन ट्यूबवेल, वेल, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, यहाँ से ये सोर्सेज हैं, ये स्रोत हैं हमारे इरिगेशन के लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ट्यूबवेल के थ्रू कैसे रो वाइज एक पानी हम भेज रहे हैं लैंड में। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन मोट या पुली सिस्टम है, चेन पंप, ढेकली, राहत, लिवर सिस्टम। पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करिए। ये ढेकली है, देखा होगा इस तरह से पानी प्रोवाइड कराना लैंड को, मतलब क्रॉप्स को। चेन पंप भी आपने देखा होगा, कुछ जगहों पे आज भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मोट और पुली सिस्टम ये तो सबसे पुराना है, पानी भर भर करके लैंड में डालना। और राहत और लिवर सिस्टम, जब मैनुअली या इंसान इस काम को बार बार नहीं कर पाता तो हम बैल की मदद ले लेते हैं, वो पुली सिस्टम से पानी लैंड को प्रोवाइड करता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इरिगेशन के। मॉडर्न मेथड्स बहुत आसान हैं, इनसे हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को एडवांस हो गया है, इन्हांस भी हो गया है। एडवांस मतलब अब हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं पानी अपने एग्रीकल्चर को, अपनी क्रॉप्स को, अपनी लैंड को।
मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या हैं? तो चलिए दोस्तों, नया मेथड पढ़ते हैं, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, नई तकनीकें सिंचाई करने की। ये दो तरह से होती हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम से और ड्रिप सिस्टम से। जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, स्प्रिंकलर मतलब फैलना या बिखरना, ड्रिप सिस्टम मतलब ड्रॉप वाइज जाना। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस फील्ड को पानी कैसे पहुंचाया जाएगा स्प्रिंकलर से। पाइप में इस तरह का इक्विपमेंट जिसे स्प्रिंकलर बोलते हैं उसे हम अटैच कर देते हैं और इसी नोज़ल के थ्रू ये पानी निकल के स्प्रिंकल होता है। जबकि ड्रिप सिस्टम में छोटे छोटे बहुत सारे पाइप कनेक्ट कर दिए जाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, और ये एक पर्टिकुलर जगह पे बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज पानी पौधों तक पहुंचाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह स्प्रिंकलर सिस्टम काम कर रहा है। जिस तरह बारिश की बूंदें चारों तरफ फैल जाती हैं, वही तरीके से स्प्रिंकलर काम करता है। अब हम दोनों मेथड को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा कारगर है और कौन सा ज़्यादा कारगर नहीं है। विच मेथड ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इज़ हाईली इफ़ेक्टिव इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ड्रिप मेथड में देखें तो पानी का बहुत बचाव होता है, पानी बहुत सेव होता है, क्योंकि वो ड्रॉप वाइज या बूंद बूंद करके एक पर्टिकुलर पौधे को पानी जा रहा है। जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में एक बार आपने टैप ओपन करा, नल खोला, जितना पानी जाना है स्प्रिंकलर के थ्रू वो जाता है। कभी कभार वो पानी वेस्ट भी हो जाता है, सरफेस रन ऑफ मतलब बह जाता है, इवेपोरेट भी हो सकता है। इरिगेशन एफिशिएंसी के सेंस में देखा जाए तो ड्रिप सिस्टम एफिशिएंट है, कारगर है 80 to 90%, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम सिर्फ 30 से 50% ही कारगर है। वीड का प्रॉब्लम ड्रिप सिस्टम में नहीं आता। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स, वो पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ड्रिप सिस्टम में पानी ड्रॉप वाइज जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा, तो वो दूसरों अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, उन्हें बढ़ने के लिए बढ़ावा नहीं देता। जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी इधर उधर जा रहा है और फैल जाने के कारण वो अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट कर देता है, उनको बढ़ने का मौका दे देता है। जबकि ड्रिप सिस्टम में हम सलाइन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर में हम सलाइन वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। डिजीज़ या पेस्ट के सेंस में देखा जाए तो वो डिजीज़ या पेस्ट रिलेटिवली लेस, मतलब ड्रिप सिस्टम में जहाँ बूंद बूंद करके पानी जा रहा है, और अगर हमने देखा कि कोई पौधा सड़ गया है या बीमार हो गया है, जी हाँ बच्चों, पौधे भी बीमार पड़ते हैं, हमें पता चल जाता है कि वो बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो सड़ने गलने लग जाते हैं, तो हम उन्हें निकाल के फेंक सकते हैं। जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में एक बार पानी स्प्रिंकल होना स्टार्ट हुआ तो हमारे लिए जान पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा पौधा बीमार है, जो कि बाकी पौधों को भी बीमार कर सकता है। एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र यूज़, ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप वाइज हम फर्टिलाइज़र को ऐड करके पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र को एक मात्रा में, एक छोटी से अमाउंट में भी हम उसको पौधों तक पहुंचा सकते हैं। जबकि स्प्रिंकलर में कभी कभार ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी पहुंच जाता है। हर चीज़ का ज़्यादा उपयोग भी हमारे लिए हानिकारक है। एक्सेस यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ डेंजरस फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द अदर थिंग्स, अदर लिविंग बींग्स। प्लांट्स में भी एक लिमिटेड अमाउंट में फर्टिलाइज़र को ऐड किया जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ना, ये दवा सुबह खानी है और ये शाम को, सारी एक साथ नहीं खानी है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में, एक उचित मात्रा में ही हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं या फिर उन्हें ऐड करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अनवांटेड प्लांट्स, जिन्हें हम वीड्स बोलते हैं, वो पौधे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको निकाल के फेंक देना ही अच्छा होता है, वरना वो फालतू का न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से ले लेते हैं। अब आपको मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। आपको सबको मैगी तो बहुत पसंद होगी,
तो पिज़्ज़ा बहुत पसंद होगा। आपने अकेले के लिए मैगी या पिज़्ज़ा लिया, पर आपका फ्रेंड या आपका छोटा भाई बना के उसे खा गया, थोड़ा सा ही सही, पर आपको वो पूरा नहीं मिला। उसी तरीके से अगर वीड्स वहाँ रहेंगे तो उन पौधों को पूरा न्यूट्रिशन सॉइल से नहीं मिलेगा, आधा तो वो वीड्स ही ले जाएंगे। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उन वीड्स को निकाल दें। ये हम कर सकते हैं मैनुअली, खुरपी लेकर के भी निकाल सकते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, या फिर हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। नाम ध्यान रखना वीडीसाइड्स का 2,4-D। अगर हम ये पानी में ऐड करके डाल देते हैं सॉइल में तो वीड्स रिमूव अपने आप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इतनी मेहनत करी किसानों ने, फार्मर्स ने, क्रॉप लगाने में, फिर उन्हें उगाने में, इरिगेशन में, मैन्योर, फर्टिलाइज़र सब ऐड करा। बहुत खुशी का मौका होता है जब वो क्रॉप ग्रो हो जाती है, क्योंकि अब उसके काटने का समय आता है। जब कटाई का वक्त होता है तब फार्मर्स सच में उत्सव मनाते हैं। ये उनके लिए एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं, इस पिक्चर में, कि किस तरह से हार्वेस्टिंग हो रही है। ये हार्वेस्टिंग एक किसान मशीन से भी करवा सकता है और हैंड पिक भी करवा सकता है। पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये थ्रेशर मशीन चलाई जा रही है जिससे कि गेहूं को हार्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे वो वही काम हाथों से कर रहा है। हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप एकदम तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई करने को ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शेफ बाय विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि बीज को और बीज के ऊपर लगे शेफ को अलग कर दिया जाता है, उसे हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग विंड के यूज़ से ही होता है। आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी हमेशा गेहूं को या चावल को फटकती हैं, उसे फटकना ही बोलते हैं, और हवा से उसके जो ज़रूरत नहीं है उसको उड़ा देते हैं, फूंक मार करके या हवा से, उसे विनोइंग बोलते हैं। In the harvested crop, the grain seeds needs to be separated. This process is called threshing and it is done with the help of a thresher. हमें चाहिए कि जब इतने लार्ज स्केल पे हमने क्रॉप्स को कल्टीवेट किया है तो उनका सेपरेशन भी हमें इजी मेथड से चाहिए। थ्रेशिंग इज़ द ईजीएस्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेशर। थ्रेशर का इस्तेमाल जो फर्स्ट पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी उसके थ्रू हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। आपने इतनी मेहनत करी, उसके बाद आप चाहते हैं कि वो क्रॉप हमारे अच्छे से स्टोर रहे और बाकी लोगों तक पहुंच भी जाए। जहाँ इतनी मेहनत करता है इंसान तो वो सोचता है कि उसका बचाव रख रखाव भी अच्छे से हो। तो क्रॉप्स को इस तरह से बोरे में बंद करके और हम गोडाउन में डाल देते हैं, पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि गोडाउन में किसी भी तरह की गंदगी नहीं हो। सबसे पहले तो वो बहुत साफ़ सुथरा हो और चूहे वूहे जाने के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से पिक्चर में दिखाया हुआ है किस तरह से हम स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज ऑफ अ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। If the harvested grains are to be kept for longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats and microorganism. स्टोर करने से पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम देख लें कि हमारा जो ग्रेन है वो सूख चुका है, क्योंकि अगर उसमें हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ तो वो सड़ जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हम जहाँ पे भी उसे स्टोर कर रहे हैं वहाँ इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, चूहे और छोटे छोटे जीव जंतु मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो करके उस ग्रेन को बर्बाद ना करें। रख रखाव रखना किसी चीज़ का उसके उगाने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। If the freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use or for germination. अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम उन ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई नहीं करेंगे, सुखाएंगे नहीं,
तो वो ख़राब हो सकते हैं, उनमें छोटे छोटे जीव जंतु उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हमें ये सीड मिली हैं, ग्रेन्स जो मिले हैं वो हमें एक तरह की सीड मिली है। फार्मर्स क्या करते हैं कि इन्हीं सीड्स में को अच्छी सीड्स को इकट्ठा करके तभी रख लेते हैं अलग से, जब वो नई फसल लगाएंगे अगले सीज़न में तो उसके लिए वो वहीं से निकाल के रख लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनका रख रखाव इस तरह से करें कि जब हमें अगले सीज़न में उनको उगाना हो तो यहीं से हम एक अच्छे सी बेस्ट सीड्स लेकर के उनको फिर से कल्टीवेट कर सकें। Farmers store grains in a jute bag or a metallic bins. However, large scale storage of the grains is done in silos or granaries. जब ग्रेन्स का बहुत हाई स्केल पे हम स्टोर करते हैं मेटेलिक बैग और जूट बैग्स में, तो उसको हम ग्रेनरीज बोलते हैं, वो जगह को हम ग्रेनरी बोलते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम जानते हैं कि अभी पौधों से तो हमें बहुत कुछ मिल गया, पर अब हमें एनिमल्स भी देते हैं कुछ। क्या देते हैं? वही जो किसी बच्चे को नहीं पसंद होता, दूध। आपको लेकिन पीना चाहिए दूध सुबह शाम। आपको थैंक यू बोलना चाहिए उन सभी एनिमल्स को जो आपको दूध दे रहे हैं, आपको ताकतवर बना रहे हैं। उनसे हमें सिर्फ दूध ही नहीं मिलता, लेकिन हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ हम उनका मीट, फ्लैश भी खाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस बेसिकली वही खाते हैं। वेजिटेरियन भी होते हैं और वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। फूड इज़ ऑल्सो obtained फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड। दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। हम जानते हैं कि दूध गोट से भी मिलता है, काव से भी मिलता है और बफेलो से भी मिलता है। और दूध से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा शायद। इतनी सारी मिठाइयाँ आप खा रहे हैं, दूध, घी, मक्खन, दही, बहुत कुछ हमें मिल जाता है। उसके साथ साथ पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग भी होती है। पोल्ट्री एग्स भी खाते होंगे कुछ लोग, आप लोग, और चिकन भी खाते होंगे। बहुत से लोग फ़िश भी खाते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री में कंप्लीट ये टॉपिक में आ जाता है कि हम एनिमल से क्या क्या खाने का प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। It's time for question. Watering the crops is called sowing, manuring, tilling, irrigation. आप पढ़ चुके हैं ये मेरे इस वीडियो में, ऑलरेडी मैंने मेंशन करा है इसका आंसर। दोबारा जाके वीडियो देखिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड ड्रिल इज़ यूज्ड टू sow the seeds, remove the weeds, remove the pest, mix manure in the soil. Don't forget to watch this again if you don't get the answer. आपको अगर इसका आंसर नहीं मिलता है, वीडियो दोबारा देखिए, समझिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, separating grains from the chaff is called winnowing, threshing, fallow, harvesting. Last question, 2,4-D is a pesticides, insecticides, fungicides, weedicides. थैंक यू चिल्ड्रन। ये चैप्टर मैंने इस वीडियो में ख़त्म कर दिया और मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया हुआ होगा और आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। वेट करिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने का।